अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द डेम्स यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है मैकेनिक्स 2 का। कोर्स कोड हमारे पास 102 है। तो अब तक हम अपने पिछले 4 लेक्चर ले चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, लेकिन लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले हम अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स का। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में हमने टॉर्क के टॉपिक को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो टॉर्क है हमारे पास, वो कैसे किसी भी आर्बिट्रेरी शेप्ड ऑब्जेक्ट में जनरेट होता है। उसकी हमने एग्जांपल ली थी हिंज्ड डोर की। तो वहां से मैंने आपको बताया था कि किस तरह लोकेशन पर ये डिपेंड करता है और किस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन, डिफरेंट लोकेशन पर आप फोर्स अप्लाई करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होता है। और वहीं से हमने फॉर्मूला इसका फाइंड आउट किया था, आर क्रॉस एफ, जो हमने फाइंड आउट किया था। और फिर हमने देखा था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम साइन का एंगल यूज करेंगे। फिर हमने देखा था कि टॉर्क जो है वो वेक्टर वैल्यू है या स्केलर है, जिसमें हमने कहा था कि जो टॉर्क है वो हमारे पास एक वेक्टर वैल्यू है, और अगर वेक्टर है तो हम कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, राइट हैंड रूल को अप्लाई किया था। और हमने देखा था कि अगर हम अपनी फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में रोटेट करवाएं या जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की है उसमें रखें, तो जो इरेक्टेड थंब होगा वो डायरेक्शन शो करेगा किसकी, इस टॉर्क की, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते थे। जो ऊपर वेक्टर ये साइन होता है, ये वेक्टर का साइन होता है। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में साइन थीटा आ रहा है तो हमारे पास टॉर्क कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगी, जिसमें आपने ये देखा था कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री का आ जाए तो हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन 90 डिग्री आपको मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अगर आपके पास थीटा 0 हो तो साइन 0 आपको 0 ही प्रोवाइड करता है, तो आपके पास जो टॉर्क है वो मिनिमम होगा। तो हमने टॉर्क से रिलेटेड काफी पॉइंट डिस्कस किए थे, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया भी था एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट थे। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रोटेशनल इनर्शिया एंड द न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमने क्योंकि इससे पहले टॉर्क को डिस्कस किया है, तो आज हम आज के टॉपिक में भी टॉर्क को ही साथ साथ डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोटेशनल इनर्शिया हमारे पास क्या है, डिफरेंट बॉडीज में कैसे जनरेट होता है और किन किन चीजों पर ये डिपेंड करता है, और उसी को हम डिफरेंट एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ रिजल्ट्स हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। फिर हम देखेंगे कि रोटेशनल इनर्शिया की जब हम बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल इनर्शिया हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्या मैथमेटिकल फॉर्म देता है, उसकी भी हम डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये मैंने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है। मतलब यहाँ पर आप सबसे पहले कोई भी एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप अंडरस्टैंड करेंगे कि रोटेशनल इनर्शिया होता क्या है हमारे पास। जैसे मैंने एग्जाम्पल ली हुई है एक रॉड की। यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक रिजिड रॉड बनाया हुआ है। अब ये जो रिजिड रॉड है इसके ऊपर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर डॉटेड लाइन में बनाया हुआ है। ये आपको एंड तक यहाँ तक नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फोर्स या मैंने लिखा है हैंड। मतलब यहाँ पर ये जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है, इसके सेंटर वाले पॉइंट से मैंने इस रॉड को पकड़ा हुआ है और मैं इसे रोटेट करवा रही हूँ इस एक्सिस पर। ये जो मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पर डॉटेड लाइन में शो किया है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब जब मैं इसे रोटेट करवाऊंगी, आप प्रैक्टिकली एग्जांपल करके देखिएगा खुद। जब आप इसे रोटेट करवाएंगे तो ये लेस एफर्ट जो होगा वो रिक्वायर करेगा। यहाँ पर आपका लेस एफर्ट, तो लेस एफर्ट रिक्वायर करेगा। क्यों लेस एफर्ट रिक्वायर करेगा? क्योंकि यहाँ पर इस केस में जो मास है वो रिलेटिवली लाई कर रहा है क्लोज टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या मतलब हुआ इस एग्जांपल का कि यहाँ पर ये देखें, ये मैंने एक ले लिया रिजिड रॉड। इस रिजिड रॉड को ये मैंने रख दिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा हुआ है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। मैंने इसको हाथ से यहाँ इस सेंटर वाले पॉइंट से पकड़ा हुआ है। तो अब मैं इसे रोटेट करवाती हूँ इसी एक्सिस पर। या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं या इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, तो ये इजीली रोटेट होने लग जाएगा। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल इनर्शिया प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ से क्या कहते हैं कि इजीली यहाँ पर रोटेशनल इनर्शिया जनरेट हो रहा है। क्यों इजीली जनरेट हो रहा है, लेस एफर्ट रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पर। इसकी रीजन ये है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, ये हमारा पूरा एक्सिस था और एक्सिस के लिहाज से देखें तो पूरा का पूरा जो मास है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, मतलब जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के साथ साथ ही है। ये एक्सिस है आपका और ये मास है, पूरा का पूरा जो मास है वो एक्सिस के क्लोज है। तो आपका जितना मास ज्यादा एक्सिस के क्लोज होगा उतना रोटेशनल इनर्शिया आप इजीली जनरेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे जैसे आपका जो मास है ऑब्जेक्ट का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होता जाएगा तो आपका रोटेशनल इनर्शिया कम होगा और मुश्किल से वहां पर जनरेट होगा। कैसे, ये हमने एग्जांपल नंबर 1 तो देख ली कि इजीली जनरेट हो रहा है, लेस एफर्ट रिक्वायर कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जो इसी रिजिड रॉड की मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करूंगी। उसमें मैंने क्या किया है कि यही मैंने एक रिजिड रॉड लिया है, अपने हाथ की पोजीशन भी चेंज नहीं की, वो भी सेंटर पर ही मैंने लाई किया हुआ है कि सेंटर से ही मैंने एक रिजिड रॉड को पकड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर देखें, ये मैंने वही रिजिड रॉड लिया हुआ है जो मैंने पिछली एग्जांपल में लिया हुआ था, हैंड की पोजीशन भी सेंटर पर है और जस्ट मैंने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले कहाँ था, एक्स एक्सिस पर था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कहाँ कर दिया है, वाई एक्सिस पर कर दिया है। तो वाई एक्सिस पर जब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि अब मैं रिजिड रॉड को एक्स एक्सिस पर रोटेट नहीं करवाना चाह रही, मैं इसे वाई एक्सिस पर रोटेट करवाना चाह रही हूँ। तो इसके लिए क्या होगा अब हमारे पास कि ये जो वाई एक्सिस है, ये जो रिजिड रॉड है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ आए और यहाँ से नीचे की तरफ मूव करे, या इसका उलट भी हो सकता है, मतलब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस भी डायरेक्शन में अबाउट दी वाई एक्सिस रोटेट करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें ये आपके पास है एक्सिस, मतलब ये वाला जो लाइन है ये एक्सिस को शो कर रही है। अब एक्सिस के जो आसपास मास लाई कर रहा है वो बहुत कम है, यहाँ पर देखिए इतना मास लाई कर रहा है और ये जो इतना ज्यादा मास है ये एक्सिस से बहुत ज्यादा दूर है। तो मैंने क्या कहा था पीछे आपको कि जैसे जैसे मास जो है, मास की डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से दूर होती जाएगी, वैसे वैसे आपका जो रोटेशनल इनर्शिया है वो कम जनरेट होगा और मुश्किल से जनरेट होगा। मतलब अगर आपको ये रॉड रोटेट करवाना है अबाउट द वाई एक्सिस तो आपको क्या करना पड़ेगा, मच एफर्ट लगानी पड़ेगी, मच एफर्ट रिक्वायर इन दिस केस। क्यों, रीजन क्या है, मास लाइज रिलेटिवली फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज्यादा दूर लाई कर रहा है, तो इसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट रिक्वायर होगी। तो अब यहाँ से इन दो एग्जांपल से हम क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करता है, वेरी करेगा, कब वेरी करेगा, जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करवाएंगे। जैसे ही आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे आपका रोटेशनल इनर्शिया वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल पहले हमने लिया था एक्स एक्सिस पर, तब हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया और था, फिर हमने लिया वाई एक्सिस पर, तब हमारे पास रोटेशनल इनर्शिया और था, यहाँ पर हमें कम एफर्ट रिक्वायर थी, यहाँ पर लार्ज एफर्ट रिक्वायर थी, तो दोनों में रोटेशनल इनर्शिया डिफरेंट हुआ। तो हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि जो रोटेशनल इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर कि आपने कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज किया है। सेकंड में क्या रिजल्ट्स निकाल सकती हूँ यहाँ से कि ये जो रोटेशनल इनर्शिया है ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्या बात की थी हमने लास्ट में कि जो आपका रोटेशनल इनर्शिया है वो एक्सिस से जितना ज्यादा दूर होता जाएगा, रोटेशनल इनर्शिया जनरेट करने के लिए आपको उतनी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रोटेशनल इनर्शिया है वो डिपेंड करता है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या वो मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास ही लाई कर रहा है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ज्यादा दूर लाई कर रहा है।
तो ये भी दोनों चीजें मैटर करती हैं। क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की? रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर है या नजदीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो अब यहीं पर हम क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ फाइंड आउट करते हैं एक एग्जांपल लेते हुए कि हमने एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास है m। अब ये जो पार्टिकल है ये हमने एक रिजिड रॉड के ऊपर ही लेना है। तो हम अपना केस कंसीडर करते हैं कि रोटेशनल इनर्शिया अब हमने फाइंड आउट करना है फॉर अ सिंगल पार्टिकल के लिए। तो हम इसी से रोटेशनल इनर्शिया जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m और इस मास को हमने एक रिजिड रॉड के ऊपर लिया हुआ है जिसकी लेंथ r है विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन, और हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पार्टिकल के मास के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि हम किस तरीके का केस कंसीडर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखें मैंने एक्सिस लिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये जो हमने लास्ट में कहा था कि एक रॉड है, रिजिड रॉड है, उसके ऊपर मैंने लेना है एक पॉइंट, पी का नाम दे दिया उसे मैंने। यहाँ पर एक पॉइंट है उसे मैंने पी का नाम दे दिया। इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो आर है हमारे पास। तो इसके ऊपर मुझे क्या करनी है, फोर्स अप्लाई करनी है। तो ये देखें यही वाला जो केस है ये मैंने यहाँ पर ग्राफिकली शो कर दिया है। अब यहाँ से ये जो ओरिजिन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, रॉड की लेंथ को, और ये जो पॉइंट है ये पी जो है ये उसी रॉड के ऊपर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पी के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की है इस डायरेक्शन में। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, वहां पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। टर्निंग इफेक्ट जब प्रोड्यूस होगा तो मैंने आपको बताया था कि आप फोर्स को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, जिसको हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो चलिए अब भी हम वही काम करेंगे, फोर्स को डिवाइड करते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक इसका रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा, दूसरा कौन सा आ जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। लेकिन लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम रेडियल कंपोनेंट को तो कंसीडर नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, हम सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो रेडियल कंपोनेंट है वो हमें एंगल 0 प्रोवाइड कर रहा था, साइन 0। तो इसका मतलब आपके पास ऑटोमेटिकली टॉप मिनिमम अप्रोचेस टू 0, तो आप कैलकुलेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को यूज करते थे। तो अब यहाँ पर देखें ये जो फोर्स है इसे मैंने डिवाइड कर दिया, ये इसका रेडियल कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर है। एंगल क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, तो इसे तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये वाला देखिए, ये जो एंगल फोर्स है टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये बना रहा है एंगल 90 डिग्री का। तो अब हम यहाँ पर इसे कंसीडर करेंगे। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है इस एफ के, तो हम क्या करेंगे, इसे नाम दे देते हैं साइन थीटा का। टेंजेंशियल कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के इक्वल है, इक्वेशन 1 में मैंने मेंशन किया हुआ है। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूं, क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक पार्टिकल है मेरे पास जिसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, एंगुलर है या लीनियर है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। न्यूटन सेकंड लॉ ये मैंने इक्वेशन 2 में रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिजिकल टू एम में ये मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। क्योंकि हम टेंजेंशियल कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए मैंने एफ टी इक्वल टू एम ए टी लिख दिया। टी रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंशियल कंपोनेंट को। तो ये इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास, जिसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट मेंशन किया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है इस एफ टी की वैल्यू हमने ये वाली फाइंड आउट की थी, इसे हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर। दूसरा हम क्या करेंगे कि हमने क्या लिया था, एक्सेलरेशन लिया था। अब ये जो एक्सेलरेशन है इक्वेशन 3 में ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लेकिन हम किसे डिस्कस कर रहे हैं, कौन से चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। तो इसका मतलब है
मुझे लीनियर और रोटेशनल वेरिएबल का रिलेशन यूज करना चाहिए जो हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैं वही करूंगी, मैं इन दोनों का रिलेशन यूज करती हूँ कि लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर लीनियर है आपके पास, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है हमारे पास वेरिएबल्स का, वो हमने क्या फाइंड आउट किया था कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा की इक्वल है। इक्वेशन 4 में हमने रिप्रेजेंट कर दिया था इसे। तो अब हमने लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन भी देख लिया कि a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। a हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, और अल्फा हमारे पास जो होता है ये एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने इक्वेशन 3 फाइंड आउट की है न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करते हुए, इसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन है a_t, इसमें मैं ये वैल्यू पुट करके लीनियर से एंगुलर में या रोटेशनल में मैं मूव आउट कर सकती हूँ। मतलब एक डिस्क्रिप्शन से दूसरी डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए हमने देखा था कि हम इन दोनों के दरमियान में रिलेशन यूज करते हैं, तो वही रिलेशन मैं यूज कर रही हूँ। और इस पूरी टर्म को जो पहले लीनियर में थी इसे हम अब कन्वर्ट करेंगे रोटेशनल टर्म में। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अल्फा टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मतलब उसका जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन था वो हमने इक्वेशन 4 में मेंशन कर दिया। ये हमने पीछे ड्राइव भी किया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो हम अब इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास था एफ टी हमारे पास क्या था, फोर्थ टेंजेंशियल कंपोनेंट जो हमारे पास था वो हमारे पास वैल्यू थी एफ साइन थीटा के इक्वल। फिर हमारे पास राइट हैंड साइड पे था एम ए लीनियर था, लीनियर एक्सेलरेशन था, और लीनियर एक्सेलरेशन में एम जो था वो हमारे पास एज इट इज रहा। लीनियर और एंगुलर का हमने रिलेशन यूज कर दिया, वो आ गया अल्फा आर के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं r के साथ। जब हम इसे r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म भी r के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म भी r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से तो ये बन जाएगा r स्क्वायर और ये बन जाएगा आर एफ साइन थीटा। अब आर एफ साइन, यहाँ पर देखें इक्वेशन 7 में मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने दोनों साइड्स पर, और ये जो इक्वेशन 8 है ये मल्टीप्लाई करने के बाद आई है हमारे पास आर एफ साइन थीटा एम अल्फा आर स्क्वायर। अब ये जो आर एफ साइन थीटा है ये तो आप पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि ये तो टॉर्क की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो इसके इक्वल है, आर एफ साइन थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये 9 में पुट कर सकती हूँ इक्वेशन 8 में लेफ्ट हैंड साइड पर। तो मैंने वैसे ही किया कि 9 को पुट कर दिया इक्वेशन 8 की लेफ्ट हैंड साइड पे। ये मेरे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू एम अल्फा आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यहाँ पर इस इक्वेशन में देख लें, 8 में जब हमने वैल्यू पुट की तब हमें 9 की वैल्यू जब 8 में पुट की तो हमें इक्वेशन 10 मिल गई। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है m और ये आर स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि ये तो हमें इनर्शिया की वैल्यू प्रोवाइड करता है। हमें पता है कि I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये मैंने इक्वेशन 11 में लिखा हुआ है कि जो इनर्शिया है हमारे पास वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर ये जो इनर्शिया है ये एम आर स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब है कि मैं इस टर्म को इक्वेशन 11 को इक्वेशन 10 में पुट करके इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया कि ये जो टॉर्क था एम अल्फा आर स्क्वायर के इक्वल था हमारे पास, मैंने एम और आर स्क्वायर की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आई अगर हमारे पास एम आर स्क्वायर के इक्वल आ जाए, हम उसे वैल्यू में पुट कर दें, ये वैल्यू 11 को 10 में पुट कर दें तो हमें मिलती है इक्वेशन 12। जस्ट मैंने m और r स्क्वायर की जगह, इस m और r स्क्वायर की जगह i की वैल्यू पुट कर दी है, मतलब i m r स्क्वायर के इक्वल है, इनर्शिया है, तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा i अल्फा के इक्वल। अब यहाँ पर ये जो i है ये है आपके पास रोटेशनल इनर्शिया। दिस रोटेशनल इनर्शिया डिपेंड किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पर देखिए मास ऑफ द पार्टिकल, एक तो ये डिपेंड करता है कि मास क्या है, इस टर्म में देखें ये आपके पास मास आ रहा है। एक ये डिपेंड करेगा रोटेशनल इनर्शिया मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर
दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन और पार्टिकल। ये जो आर है आपके पास, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन द पार्टिकल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दो फैक्टर्स के ऊपर ये जो रोटेशनल इनर्शिया है ये डिपेंड करता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि रोटेशनल इनर्शिया किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकल डिस्टेंस के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा है, तो अगर मैं मास को कांस्टेंट भी रखूं और डिस्टेंस को ज्यादा करती जाऊं तो क्या होगा, रोटेशनल इनर्शिया इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब रोटेशनल इनर्शिया की हमारे पास यूनिट क्या होता है ये हम फार्मूले से ही फाइंड आउट करेंगे, और इसका डायमेंशन क्या होता है ये भी हम फाइंड आउट करते हैं। रोटेशनल इनर्शिया का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, या पिछली जो हमारे पास इक्वेशन जिसमें देख लिया है आपने, एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। जो मास होता है उसका यूनिट एसआई में किलोग्राम होता है, आर स्क्वायर का यूनिट हमारे पास एम स्क्वायर होता है, मतलब मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसे, ये तो हो गया इक्वेशन 14 में यूनिट आ गया। अगर ये पॉइंट जो है 14 में जो लिखा हुआ है ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, तो वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अगर डायमेंशन आ जाए तो यहीं से डायमेंशन फाइंड आउट कर लें आप कि किलोग्राम जो होता है ये तो मास का यूनिट होता है, और आप कैपिटल वर्ड्स यूज करते हैं डायमेंशन में, और मीटर स्क्वायर हम किसका यूनिट लेते हैं, लेंथ का। तो ये देखें हम ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं, जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं तो हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं इसे, और हमेशा कैपिटल वर्ड्स यूज करते हैं, ए बी सी कैपिटल यूज करते हैं जो भी वर्ड हो। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन 16 में कि ये जो डायमेंशन है रोटेशनल इनर्शिया का वो आता है एम एल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो आज के लेक्चर में हमने रोटेशनल इनर्शिया को डिस्कस किया। रोटेशनल इनर्शिया को यूज करते हुए हमने एग्जांपल ली है रॉड की, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट एक्सिस अगर आपके पास हो तो रोटेशनल इनर्शिया किस किस तरीके से डिफरेंट होता है, रोटेशनल इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। फिर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की इक्वल प्रूव किया, जो न्यूटन सेकेंड लॉ की रोटेशनल फॉर्म भी है हमारे पास। मजीद हम इसे दोबारा भी प्रूव करेंगे। आज हमने प्रूव किया है सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए, नेक्स्ट हम इसे प्रूव करेंगे मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए और या टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।